बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की जो डेफिनेशन थी उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और दूसरे लॉजिकल डिज़ाइन के बाद हम इस पे काम करते हैं। तो फिर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ा। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है, किस तरीके से डिनोट करते हैं, और उसकी कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्रेंस रूल्स। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज कॉल्ड इन्फ्रेंस एक्सियम्स और आर्मस्ट्रिंग एक्सियम्स। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनके लिए जो रूल्स होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए, उनको इन्फ्रेंस एक्सियम्स या आर्मस्ट्रिंग एक्सियम्स या स्टेटमेंट कहा जाता है। ये जो रूल है ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए बी सी एंड डी ये सब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन उसका नाम आर है और उसमें एट्रीब्यूट से एक का नाम ए है, एक का बी, एक का सी और एक का डी है। तो जो मुख्तलिफ इन्फ्रेंस रूल्स बनते हैं उसमें नंबर वन रिफ्लेक्सिविटी है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि बी हमारे पास सबसेट ऑफ ए है, तो फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, और इसका ये भी इम्प्लाइज है, ये भी मतलब है कि ए इज़ आल्सो फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए। तो ये जो रिफ्लेक्सिविटी रूल है ये कहता है कि अगर एक सबसेट उसका जो है दूसरे एट्रीब्यूट का उस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वो खुद भी अपने ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, और जो स्टूडेंट नेम है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस पे। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट नेम पर। रिफ्लेक्सिविटी आपको ये बताती है कि अगर एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वो बजाते खुद भी अपने ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। उसके बाद जो इन्फ्रेंस इंजन्स का दूसरा रूल है अगमेंटेशन। व्हाट इज अगमेंटेशन? अगर हमारे पास हम ये पढ़ते हैं कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि BC इज आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन AC। यानी आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स है A, B और C। अगर B फंक्शनली A पे डिपेंडेंट है तो फिर C अगर दोनों के साथ मिला ले तो वो भी फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ID आप एक मिसाल ले लें कि ये आपके पास A है और स्टूडेंट नेम आपके पास B है और स्टूडेंट एड्रेस आपके पास C है। अगर मैं ये कह दूं कि स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट ID, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस इज आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट एड्रेस। यानी जिसमें मैंने ये कह दिया कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि BC इज आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन AC। इस इन्फ्रेंस रूल को अगमेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद जो रूल है उसका नाम है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि अगर B फंक्शनली डिपेंडेंट है A पे और C फंक्शनली डिपेंडेंट है B पे, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि C इज आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स है, A से मुराद स्टूडेंट ID, प्रोजेक्ट नेम B है और प्रोजेक्ट जो क्रेडिट्स है वो मेरे पास C है। अगर प्रोजेक्ट नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट ID पे और क्रेडिट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन है प्रोजेक्ट नेम पर, तो इसका मतलब है कि फिर क्रेडिट स्टूडेंट ID पर भी डिपेंडेंट होगी। तो ट्रांजिट डिपेंडेंसी, ये ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस रूल ये कहती है कि अगर B फंक्शनली डिपेंडेंट है A पर और C फंक्शनली डिपेंडेंट है B पर, तो इसका मतलब है कि C इज आल्सो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। उसके बाद जो चौथा इन्फ्रेंस रूल है उसका नाम है एडिटिविटी और यूनियन। इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट B है और वो फंक्शनली डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट A पर, और जो एट्रीब्यूट C है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट A पर, तो फिर जो आप यहां पर आपको दो डिपेंडेंट नजर आ रहे B और C, ये दोनों A पे डिपेंडेंट है, तो इन दोनों का यूनियन भी फिर इस A डिटर्मिनेंट पर डिपेंडेंट होगा। यहां पर आप देख सकते हो B भी डिपेंडेंट है, C भी डिपेंडेंट है, और दोनों जो B और C डिपेंडेंट है वो डिटर्मिनेंट A पे है।
तो इनका यूनियन यानी बी सी भी जो होगा वो डिपेंडेंट होगा ए पर। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय नेम ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर, और जो क्वालिफिकेशन है वो भी एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय नेम और जो क्वालिफिकेशन है ये अगर आप इसकी यूनियन ले ले, आप इसको कंबाइन कर ले, तो ये फिर एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंडेंट होगा। उसके बाद जो रूल है इन्फ्रेंस का, उसका नाम है प्रोजेक्टिविटी और डीकंपोजिशन। ये क्या कहता है? मिसाल के तौर पर दो एट्रीब्यूट है बी सी, और ये फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पर, और बी अलहदा जो है वो ए पे फंक्शनली डिपेंडेंट है और सी अलहदा, तो फिर आपके पास क्या होगा? अगर बी सी डिपेंडेंट है ए पर तो हम कह सकते हैं कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए और सी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। यानी वहां पर जो पहला रूल था यूनियन, उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर अलग अलग डिपेंडेंट है एक ही एट्रीब्यूट पर तो उनका यूनियन भी डिपेंडेंट होगा उस एक डिटरमिनेंट पर। यहां पर प्रोजेक्टिविटी में हम ये कहते हैं कि अगर दो एट्रीब्यूट का यूनियन डिपेंडेंट है एक डिटरमिनेंट पर तो फिर उसको अलग अलग डीकंपोज करके भी वो डिपेंडेंट होगा उस एट्रीब्यूट पर। यानी बी सी मेरे पास क्या था? वो डिपेंडेंट था ए पर, तो फिर बी अलग और सी अलग भी डिपेंडेंट होगा ए पर। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि एम्प्लॉय नेम और क्वालिफिकेशन ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पर, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि एम्प्लॉय नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी, और साथ में ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि क्वालिफिकेशन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद है सूडो ट्रांजिटिविटी। ये कह रहा है कि अगर बी फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पर और डी फंक्शनली डिपेंडेंट है सी बी पर, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि डी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए सी। यानी आपके पास बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है और जो डी है वो सी बी पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि डी जो है वो ए सी पर भी डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो डी था वो सी बी पे डिपेंडेंट है और बी ए पे डिपेंडेंट है। तो फिर यहां पर जो मैंने सी बी लिखा है यहां पर मैं बी की जगह ए लिख सकता हूं, क्योंकि बी आज पहले से हमारे पास वो फंक्शन डिपेंडेंट है ए पर, तो इस वजह से मैं इस तरह लिख सकता हूं। मिसाल यहां पर आपके सामने, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नेम है वो डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पर, तो स्टूडेंट नेम बी है, स्टूडेंट आईडी आपके पास ए है। अब सी बी का क्या मतलब है? आपके पास जो स्टूडेंट नेम है ये आपके पास बी है, स्टूडेंट फादर नेम जो है ये आपके पास फैकल्टी नेम जो है ये आपके पास क्या है? ये सी है, तो ये बी सी है, और आपके पास स्टूडेंट एड्रेस डी है। सो एड्रेस डिपेंडेंट है बी सी पर, तो फिर मैं इस तरह कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट एड्रेस है वो फिर आपके पास क्या होगा? ये स्टूडेंट आईडी और फैकल्टी नेम पर भी डिपेंडेंट होगा। तो ये कुछ इन्फ्रेंस रूल थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम अब नॉर्मलाइजेशन की जो मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होती है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो मेन हमारे पास गोल है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, वो दो है। नंबर वन है एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, यानी जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, जो सेम टाइप ऑफ डेटा है वो टेबल में एक से ज्यादा दफा वो स्टोर हो रहा है, तो सबसे पहला काम नॉर्मलाइजेशन का ये है कि इस रिडंडेंसी को रिमूव किया जाए, खत्म किया जाए। जो दूसरी है टू इंश्योर डेटा डिपेंडेंसी मेक सेंस। दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन की यह है कि डेटा डिपेंडेंट हो, ये इंश्योरिटी आपको बताई जाए कि डिपेंडेंसी यहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल की है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एरर्स की हमने पहले बात की थी। जो एनॉमलीज है उन एनॉमलीज को इंडिपेंडेंसी की वजह से हम रिमूव कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज आर वर्थी गोल्स एज दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पेस। जो दो हमने बातें की है, नंबर वन ये है कि जो फर्स्ट हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक स्पेस हमारे पास बच जाएगा। और दूसरी इंश्योर द डेटा इज लॉजिकली स्टोर, और दूसरी बात यह है कि डेटा आपका लॉजिकली स्टोर है, यानी जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपके पास स्टोर होगा। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपके सामने किस किस्म का होगा कि आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहेंगे? A relation is in a first normal form if and only if every attribute is a single valued for each table.
आप उस वक़्त उस टेबल को, उस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तस्वर करेंगे जब उसमें से जो आपके पास टपल होगा और हर जो सेल होगा उसमें यूनिक वैल्यू होगी। यानी आपने एक रिकॉर्ड लिखा है तो उस रिकॉर्ड में जो वैल्यूज़ होगी वो इस तरह नहीं होगी कि आप एक ही रो के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड डालोगे, या सॉरी एक ही सेल के अंदर। मिसाल के तौर पर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपने उस क्वालिफिकेशन का जो खाना है उस एक ही सेल के अंदर आपने लिख लिया कि MSc भी किया हुआ है, BS भी किया हुआ है और MPhil भी किया हुआ है, तो आपने एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ डाल दिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम उसको कहेंगे जहां पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने रिमूव करना है, हमने एटॉमिक वैल्यू वहां पर स्टोर करनी है। दिस मीन्स दैट ईच एट्रीब्यूट एंड ईच रो और ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। इसका ये मतलब है कि हर एट्रीब्यूट के हर रो में और फिर उसके हर सेल में जो टेबल के अंदर है उसमें आपके पास सिंगल वैल्यू होगी। नो रिपीटिंग फील्ड्स और ग्रुप्स आर अलाउड। एक सेल के अंदर रिपीटिंग वैल्यूज या ग्रुप्स आपको अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है। There is no multi-valued repeating groups in the relation as multi-values created problem in performing operation like selection or join। यानी जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की जो ऑपरेशन करते हैं सिलेक्शन और जॉइन का, ये इंशाल्लाह फिर रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ेंगे, तो ये ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये हमें सही रिजल्ट नहीं देगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है। जो ऊपर आपके पास टेबल है उसमें स्टूडेंट के नाम के साथ टेबल है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम और जो बुक ID है। ये जो ऊपर आपको टेबल नजर आ रहा है ये टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, यानी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है आप देख सकते हो। इसकी स्टूडेंट ID की जो रोज आप देखें तो उसमें आप देख सकते हो S1020 ये सही है, वन वैल्यू है। दूसरे में S1038 सही है, वन वैल्यू है। थर्ड नंबर पर S1015 वन वैल्यू है इसमें और चौथा नंबर पर S1018 इसमें वन वैल्यू है। आप स्टूडेंट नेम में देखें तो सुहेल डार, शुएब अली, ताहिरा, इजाज, आरिफ, जिया, यहां पर भी सिंगल वैल्यू है, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट एड्रेस में चले जाए तो वहां पर आप देख सकते हो I8 इस्लामाबाद, G6 इस्लामाबाद, लाला रुख वाह, E8 इस्लामाबाद, यहां पर भी सिंगल वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट नेम में देखिए MCS, BCS, MCS, BIT, हर एक में सिंगल वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक ID में देख ले तो B00129 बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड में B00327 सही है। थर्ड में प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो यहां पर B08949 और B06352, यानी यहां पर टू वैल्यूज है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मौजूद है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का पहला एम यही है कि आपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को ख़त्म करना है। और यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसके अंदर मौजूद है, चाहे वो एक सेल के अंदर हो, चाहे आपके पास मल्टीपल सेल के अंदर हो। आप अगर इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करोगे तो उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल या रिलेशन होगा। यहाँ पर मैंने लिखा नो इन दिस टेबल देयर इज नो यूनिक वैल्यू फॉर एवरी टपल। हर टपल के लिए यहाँ पर यूनिक वैल्यू नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस 1015 में देख ले और इसके सामने आप दो वैल्यूज बुक ID के देखें तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप किस तरीके से लाओगे, आपके पास जो मल्टी वैल्यूज है आप इसके लिए एक अलग रो बनाओगे, सेम रिकॉर्ड होगा लेकिन सिर्फ बुक ID उसकी चेंज होगी। तो यहाँ पर आप मल्टी वैल्यूड को रिमूव करोगे और रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म कर दोगे, एक नया रो, एक नया टपल, एक नया रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट करोगे जिसकी मदद से आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर सकते हो। अब देखिए आपकी जो पहले तीन रो है बिल्कुल उसी तरीके से, बल्कि दो रो S1020 में जो नेम है, एड्रेस है, प्रोजेक्ट नेम है और बुक ID है वो बिल्कुल सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नहीं छेड़ना। नंबर सेकंड में जो है उसमें भी तमाम रिकॉर्ड सही है, उसको नहीं छेड़ना। लेकिन नंबर थर्ड में आप देखें वहां पर तो S1015 ताहिरा, इजाज, लाला रुखवा, MCS है, लेकिन वहां पर जो थी 8949 इसको मैंने अलग रो में, और सेकंड में वही रिकॉर्ड S1015 ताहिरा, इजाज, लाला रुखवा, MCS, B08352 ये मैंने अलग रो में कर दिया।
तो यहाँ पर जो फिफ्थ आपके पास रिकॉर्ड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर वाला जो आपके पास रिलेशन है या टेबल है वो आपके पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो जब इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप लेके आओगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या जो रिपीटिंग ग्रुप से आपने इसको ख़त्म करना होगा। अब ये आपके पास जो टेबल है, ये जो रिलेशन है STD, ये स्टूडेंट्स का, ये जो हमने सेकेंड यहाँ रिलेशन बनाया हुआ है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म एग्जाम्पल के साथ फिर समझा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सबसे पहले हमने इन्फ्रेंस रूल के बारे में कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को अचीव करने के लिए हम इन्फ्रेंस रूल इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रूल्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए कि आप किस तरीके, इन्फ्रेंस का मतलब है आप किस तरीके से डिराइव करते हो एक रूल से एक दूसरा रूल। तो वो हमने उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स थी उसको डिस्कस कर दिया और आखिर में फिर मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहले नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी रिव्यू करा दी। उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम किस टेबल में किस सिचुएशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे। तो हमने कहा कि इसमें से जो रिपीटिंग ग्रुप्स है हमने इसको ख़त्म करना है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को ख़त्म करना है। यानी आपके पास एक टपल है तो उसमें वो रिकॉर्ड आपके पास यूनिक होगा, हर सेल में जो रो का सेल होगा वो आपके पास यूनिक होगा, एटॉमिक होगा, किसी किस्म की रिपीटिशन इसमें नहीं होगी। वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।